नमस्कार, बीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज राजनीति कहाँ जा रही है? लोग विकास के नाम पर कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं और धर्म पर आकर ठीक जाते हैं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कुश श्रीवास्तव जी हैं, जिनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कुश जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनोज भाई। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आज लोग बिना धर्म के राजनीति कर नहीं पा रहे, और खास तौर से हिंदू धर्म पर आजकल लोग ज्यादा भी बोलने लगे। अभी तमिलनाडु का उदाहरण देखते थे, स्टालिन ने तो मलेरिया से तुलना कर दी हिंदू धर्म। ऐसे इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य तो देखिए आए दिन बोलते रहते हैं, तो ऐसे क्यों नेता लोग? तो मनोज भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रश्न ऐसा है जो कि किसी भी सनातन को फॉलो करने वाले व्यक्ति को तकलीफ देता है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, इसका कोई कारण नहीं है। ऐसा हम लोग हमेशा इस बात को मानते आए हैं कि यहाँ पे सर्वधर्म संवाद ये रहा है। एक ये सनातन का, हिंदू का, भारत राष्ट्र का यही तरीका रहा है जिससे हम लोग काम करते आए। इधर विगत कुछ दिनों में जैसे स्टालिन, राजा और तमाम लोगों के टिप्पणी आती रही, इसको अगर आप उठा के देखेंगे सीधे सीधे इसको चुनावी राजनीति से ही जोड़ने का एक कारण दिखता है। और व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों का इतिहास भी उठा के देखिए। जैसे स्टालिन है, वो एक परिवारवाद से जन्मे नेता हैं, तो वहाँ से आए हैं, उनको अपनी राजनीति चमकानी है। चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो एक उन्होंने पार्टी बनाई है I.N.D.I.A। उस पार्टी को बीच में रखे। ये तो अलायंस है, इंडिया जो है अलायंस है, उनकी पार्टी है डीएमके, करुणानिधि की पार्टी है डीएमके जी। लेकिन ये जो विषय अभी शुरू किया है उन्होंने, जहाँ पे वो सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोई एड्स बोल रहा है, कोई कोड़ बोल रहा है। यहाँ एक मुद्दा ये है कि जो वो भी हिंदू है, हिंदू धर्म के लोग आखिर हिंदू धर्म को बोल रहे हैं और उसकी ठेकेदारी ये पार्टी ने ले लिया है डिफेंड करने। आखिर भाजपा ही क्यों डिफेंड करती है? अच्छा, वही लाभ ले रही है। हिंदू धर्म के होते हुए भी हिंदू धर्म का व्यक्ति बोल रहा है, उसका तो बड़ा सरल सा जवाब ये है कि जयचंद भी थे, उसके बाद मुगल भारत में आकर के स्थापित हो गए। क्योंकि जयचंद ने जब उठकर पृथ्वीराज चौहान के पीछे चुगली करी, तो आज भारत में माइथोलॉजी आप बहुत अच्छा जानते हैं जी। माइथोलॉजी नहीं है, इतिहास। सबसे पहले इतिहास तो आपने जयचंद का बता दिया जी। वो हिंदू था, उसने गद्दारी कर दिया और मुगल वो क्या नाम है, हमारे यहाँ आ गए मुगल आ गए जी। मुगल आ गए। पिताजी आपको पता है सबसे पहले हिंदू धर्म का विरोध या हिंदू धर्म में स्थापित कुरीतियों का विरोध महात्मा बुद्ध ने किया, और महात्मा बुद्ध ने किया था। आज बौद्ध धर्म जो है वो दुनिया के कई देशों में है। महात्मा बुद्ध को तो बोलना चाहिए सबसे, और यहाँ तो गर्व होता है कि यस वी बिलोंग टू लैंड ऑफ बुद्धिस्ट जी। तो अगर आप देखिए तो सनातन व्यवस्था से ही बौद्ध धर्म का भी जन्म हुआ है, उसी से आया है। तो इसमें तो हमें नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई मतलब है कि जब महात्मा बुद्ध उनको होते हुए हिंदू धर्म के खिलाफ बोल सकते थे, तो और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने का कोई तो परिक्षेत्र होना चाहिए ना मनोज भाई। आप उसको बीमारी, कोड़, एड्स ये सब बोल रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। आप मेरे विषय में अगर आपको देखिए, एक चीज होती है आपकी बुराई करना, एक चीज होती है आपको फीडबैक देना। हम बोले मनोज भाई आपका स्वास्थ्य गड़बड़ लग रहा है, वजन बढ़ रहा है, वो हो गया कि भाई मैं आपकी शुभचिंतक हूँ, आपके बारे में मैं चाहता हूँ। और वही अगर बोले मनोज भाई बाल झड़ रहे, गंजे हो रहे क्या, तो ये ताना मारना हो गया, ये कटाक्ष हो गया। क्यों बोल रहे हम कटाक्ष? किसने अधिकार दिया हमको कटाक्ष बोले? हमने ऐसा क्या किया? भले आप हिंदू हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन आपको सनातन पे कटाक्ष मारने के पहले एक बार अंदर झांक के देखिए, क्यों बोल रहे भाई? आपको हमने न्योता तो दिया नहीं, आप हैं, लेकिन आपको इस बात का कोई भी राइट नहीं मिलता है कि आप बोलिए। अच्छा, हिंदू धर्म पर कोई नेता बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी इसको इतना आक्रामक क्यों ले लेती, क्यों डिफेंड करती है? ये हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार है हिंदू धर्म में कौन? अच्छा, अब एक बात मेरी समझिएगा, यहाँ पे भारत या किसी भी विश्व के राष्ट्र के अनुसार अगर देखिए 99.999999% लोग मतदाता होते हैं, 0.0000001% लोग कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के हो। भारत ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, कोई राष्ट्र ले लीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, ये इसका राजनीतिक कलराइजेशन है, जो कि वो 0.00001% लोगों के बीच से निकल के आती है। वो बोलते हैं अच्छा ये तो इनकी पार्टी की सोच है। पर अगर आप सनातन को करें, देखिए आप मेरे घर पे पत्थर मारेंगे, मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, इनमें से कोई बाहर आएगा, भाई पत्थर क्यों मारे? अब आप ये बोलिए कि भाई इस घर में अब जिससे पिताजी बात है, आप बोले भाई यही क्यों आते हैं?
हम यही क्यों आते, अरे आप अगर मारेंगे पत्थर कोई तो निकल के आएगा, उसकी कोई तो जाति होगी, कोई तो उसका पहचान होगा। ये कहना गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप उसको बाहर देखिए, सोशल मीडिया में जाके देखिए, कितने बच्चे युवा वो सब उसकी फुल जोर तरीके से, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे कोई कारण नहीं है। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी इस पे उठा रहा है, ये गलत हो गई है कि अखिलेश कुछ बोलते हैं, अखिलेश को हिंदू नहीं मानते, राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते हैं, भाजपा के लोग या एनडीए के लोग गैर एनडीए और गैर बीजेपी के नेताओं को, विचारधारा के लोगों को हिंदू नहीं मानते हैं। वो कुछ बोलते हैं, उनको लगता है हिंदू धर्म पे खतरा। अभी कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म इंडिया गठबंधन ही हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए बना, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आखिर ये कैसे संभव है, आप बताइए। आप अखिलेश यादव को हिंदू नहीं मानते, ममता बनर्जी को हिंदू नहीं मानते, नीतीश कुमार को आप हिंदू नहीं मानते, तो हिंदू हमारे सर्टिफिकेट उनको आवश्यकता नहीं है, ना ही हमको उनसे सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी बात मनोज भाई, अगर आप ही के बीच का कोई, आप ही का कोई स्टाफ है, अगर हमको कुछ बोले, अगर आपका स्टाफ है तो आप उसको पोषित कर रहे हैं। अगर स्टैलिन कुछ बोलते हैं, अगर राजा कुछ बोलते हैं, अगर अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष के पुत्र कुछ बोल रहे हैं, तो आप ही उनको पोषित कर रहे हैं, इस सोच को भी, उस व्यक्ति को भी। तो कहीं से प्रश्न जरूर आता है कि आप उनको दंडित क्यों नहीं कर रहे हैं, पोषित क्यों कर रहे हैं। इसके जवाबदारी तो आप ही की है, और निकाल देना चाहिए और न्याय संगत कार्रवाई करनी चाहिए मनोज भाई। ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे आप किसी को भी बोल के जाने देंगे किसी की आस्था पर ठेस नहीं, बिल्कुल नहीं, और आपको कोई ऐसा अधिकार ही नहीं है, आपको देने की आवश्यकता भी नहीं है इस विषय में। राहुल गांधी कहते हैं कि जो भाजपा करती है वो हिंदू। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं तो ठीक है, राहुल गांधी जी ने सर्टिफिकेट दे दिया भाजपा को, तो उनसे धन्यवाद कहिए, लेकिन सर्टिफिकेट किसी ने नहीं मांगा उनसे भी। अब वापस विषय पे आते हैं, राहुल गांधी जी, हमको लगता है भाई अब तो काफी पुराने नेता हैं, कांग्रेस की तरफ से काफी समय से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार, बिल्कुल दावेदार है। I.N.D.A के लिए तो वही प्रमुख दावेदार है। असल में उनको ऐसा लगा कि भारत में एक प्रक्रिया चली आई थी कि राजा का जो पहला बेटा होता है वो राजा बन जाता है, जो राजकुमार होता है वो राजा बन जाता है। इसी प्रक्रिया के चलते उनको लगा कि नानी बन गई थी, फिर पिताजी भी बन गए थे, उसके पहले नाना परनाना थे ही, तो अब हम भी बन जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, रजवाड़ा तो है नहीं, एक राष्ट्र है। इंदिरा गांधी रजवाड़े के साथ में बनी थी, परिवारवाद तो चल रहा था, उसी हिसाब से उनका नाम ऊपर आया था। वल्लभ भाई पटेल जी को 16 वोट मिले थे, नेहरू जी को 1 वोट मिले थे, लेकिन उनको बोल दिया गया नहीं, ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। INDI ने जिस तरीके से गठबंधन बनाया इतने दलों का, जी, दल भाजपा से कम दल हैं, उसमें 26 है, भाजपा में 38 दल हैं, दोनों दल जो है एनडीए और INDI इंडिया इसको बोल रहे हैं, दोनों गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन आते ही राहुल गांधी रडार पे आ गए, इतना डर भाजपा में। रडार पे किस तरीके से, आप देखिए पेरिस में जाके उन्होंने क्या बोला है, अभी ताजा है, 3 दिन पुराना इंसिडेंट है। वहां जाके बोल रहे हैं कि औरतों पे और कास्ट वाइज भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से शोषण कर रही है, उनको अलग कर रही है, उनकी ग्रोथ रोक रही है। 2 बातें हैं, नहीं मैं आ जाता हूँ उस पर, पहले एक बात खत्म कर लेते। 2 बातें हैं मनोज भाई, एक तो है आपको अगर मुझसे कोई बैठा है, कोई शिकायत है, वो तो हम लोग आपस में बैठ के पारिवारिक विषय। देखिए मनोज भाई, चुनाव आएंगे जाएंगे, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो ये हरकतें कर रहे हैं पेरिस में जाके, ये चैलेंज जो वहां पे कर रहे हैं, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगले 100 साल तक सरकार नहीं आएगी और भारत की छवि खराब हो। आपको राष्ट्र की छवि बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से सनातन के लिए आपने बोला, आप क्यों उसकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं, क्या मिल रहा है, वही आप राष्ट्र की छवि वहां जाकर बिगाड़ के रहे, वो भी उचित नहीं है। अब जहां तक रही ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, किस चीज की, अभी अमेरिका राष्ट्रपति वियतनाम में जाके बोल दिए कि मैं भारत में प्रेस स्वतंत्रता और मानवाधिकार के लिए बात करूंगा, और वो जाके वहां बोल रहे हैं तो आप पहले राष्ट्र की छवि बिगाड़ रहे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी तो आलोचना करनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहाँ पे ये भी बोला कि पूरी व्यवस्था जिस तरीके से जो डाइवर्सिटी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैनेज कर रहे हैं वो सराहनीय है। विश्व के किसी ऐसे और राष्ट्र में ये चैलेंजेस नहीं है जो भारत, ये भी उन्होंने ही बोला। अच्छा, आप दोनों बातों को देखिए। बात बताऊं मैं जी, राहुल गांधी के कहीं भी कुछ बोलते हैं उसकी चर्चा जरूर होती है, भाजपा गैर नेता उस पर ध्यान देता है। किस बात से राहुल गांधी करते हैं भाई, इस बात से तो आप और मैं दोनों सहमत हैं कि I.N.D.A के प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी ही हैं।
तो अगर वो कोई भी चीज गैर जिम्मेदार से आएंगे, घोषित ही नहीं हुआ है, घोषित नहीं हुआ, लेकिन दावेदार ममता सबसे बनर्जी प्रबल दावेदार नहीं है। शरद पवार भी दावेदार हैं। उनका विषय है, जिसको भी वो करना चाहे कर ले, लेकिन एक प्रबल दावेदार तो मानिए भाई उनको, आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। नहीं कर रहे। बस हम भी नहीं कर रहे। तो अगर इतने प्रबल दावेदार है, जिम्मेदारी जवाबदारी तो बनेगी ना मनोज भाई। 2024 में क्या लगता है? 2024 में मनोज भाई बहुत क्लियर है, जो मतदाता चाहेगा वो होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। विश्वास ही है, आधार क्या है? मध्य प्रदेश में देखिए स्थिति कितनी दिक्कत में आ गई है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और फिर पता लगा उधर बिहार में, बंगाल में, कर्नाटक में जो राजनीतिक स्थिति उधर है, महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तरांचल दिल्ली में देख लीजिए स्थिति, मतलब पंचायत चुनाव तक बीजेपी इतनी मतलब खराब दिशा में आ गई है। हिमाचल देख लीजिए, अभी वहाँ सरकार बदली है, हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा में पिछली बार यहाँ गई थी, पंजाब देख लीजिए, ये जो राज्य यूपी लाइन के हैं जहाँ से भाजपा को ज्यादा सीटें मिलती थी, इस बार स्थिति तो इतनी अच्छी दिख नहीं रही है। अच्छा, तो ये तो आपने जो कुछ उदाहरण दिए ये ऐसे थे संभवतः जिसके विषय में विवेचना करें पता चलेगा क्या तथ्यात्मक इसके पीछे हमारे पास अच्छाई है कि बुराई है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, 10 साल की अगर हम बात करें या 5 साल तो कहना गलत होगा भाई, वही सरकार हमारी ही सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोविड बीच में 2 साल रहा, कोविड में जिस तरीके से पूरी दुनिया में रहा, पूरी दुनिया में, लेकिन जिस तरीके से भारत में दवाइयों को उत्पाद करके पूरी दुनिया में एक सम्मान पाया, जो अभी हम G20 यहाँ पे कर रहे हैं, जो हम भारत जिस भी क्षेत्र में आप देखिए राष्ट्र के तौर पे जितना संगठित व्यवस्थित हुआ है, जिस तरीके से इसका मान सम्मान बढ़ा है, जिस तरीके से इसका ओवरऑल अर्निंग बढ़ा है राष्ट्र का, उसको तो आप दरकिनार करके नहीं बात कर सकते। भाजपा नेता इस बात का कभी नहीं जवाब दे पाते। 2014 में चुनाव के पहले क्या क्या बोला गया था, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी, बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल 30-35 रुपए लीटर बेचना, ये बहुत चीजें ऐसी बोली गई थी जो पूरा नहीं हुआ है। किसानों की आय दूरी करना, बस क्या हुआ है, अगर भारत पाकिस्तान का नाम न लिया जाए, हिंदू और मुस्लिम का नाम ना लिया जाए, मंदिर और मस्जिद का नाम ना लिया जाए, तो मुझे लगता है भारत में राजनीति। जिसे मनोज भाई मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूँ, तो 5 डे टेस्ट मैच जो होता है, आप तो खिलाड़ी आदमी हैं, बिल्कुल उसके नियम अलग हैं। एक होता है परसेंटेज गेम, एक होता है T20 20 ओवर आपको अंधाधुंध मारना है, 20 ओवर में 200 रन 225 रन आपका बना लिए, आपका जीतना लगभग तय है। बिल्कुल वही टेस्ट मैच में क्या होता है, कभी कभी एक सेशन जो कि 30 ओवर 25 ओवर का होता है, वहाँ आपको छाती पे बॉल लेकर के रुकना पड़ता है कि बिल्कुल आपको हर एक सेशन को परसेंटेज जीतना पड़ेगा। 5 दिन में आपके 15 सेशन होंगे, जिसने 8 सेशन जीत लिया वो अच्छा कर रहा है। तो मैं प्रतिशत और अनुपात के उसमें अगर विवेचना करूं, और आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद समझदार हैं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं अपने क्षेत्र के, आप इसकी विवेचना करें तो निश्चित कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे और काम करने की आवश्यकता है, लेकिन प्रतिशत के अनुपात में अगर आप देखेंगे तो काम जहाँ पे हुआ है वो अभी भी किस क्षेत्र में आपको काम दिखता है? आप सड़क देख लीजिए उदाहरण स्वरूप, आप जिस समय बता रहा था कोविड के काल में जैसा भारत ने जिस तरीके से उसे कॉम्बैट किया, शुरू में पूरे विश्व में ये दिक्कत है, किसी को नहीं पता था कि क्या इसका साइज क्या है। आप लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस कस्टडी में तो मर्डर हो जा रहे हैं, अदालत में तो मर्डर हो जा रहे हैं, और जो मर्डर किया जिसने वो अभी भी कानून के, देखिए आप और मैं तो उसको सड़क पे ले जाके गोली नहीं मारेंगे ना, राष्ट्र में वो तो नहीं चल रहा है। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के विषय में बात कर रहे हैं तो जो अभी ये 7 साल से पहले जो चला था वैसा तो नहीं है, कब्जा पोषण जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री तुष्टिकरण नहीं, पोषण नहीं, और सबके मन में भय है मनोज भाई, मतलब अपराधियों के मन में तो है, तो उनको भी आगे बढ़ के एक कोई अगर गलत काम करता है तो ये प्रयास करता है कि सरकार का प्रयास रहता है उसको न्याय संगत तरीके से दंडित किया जाए, ना तो ऐसा है कि उसको ले जाके हम कॉर्नर करके मार दें, और ना तो ऐसा उसे खुला छोड़ दें। तो ये तो अच्छी व्यवस्था। मैं ब्रेक पे जाऊंगा, उसके पहले ये बताइए, बस हम लोग 2024 पर थे, 2024 क्या लगता है? 2024 लड़ाई या आसान है? मनोज भाई पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और मैं आपको ये बात पुनः बोलूंगा, जब हम लोग चुनाव जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, पुनः इस विषय पर आप बिल्कुल बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ चीज़ बात नहीं कहेंगे। अच्छा, ये 2024 में क्या रहेगा, क्या वायदा बीजेपी करके आएगी? 2014 से 19 वाले के वादे पूरे ही नहीं दिख रहे हैं। हाँ, रोड कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। रोड कंस्ट्रक्शन की बात नहीं, मैंने आपसे जैसा कहा कि अनुपात प्राइवेटाइजेशन, आगे आप बताइए, आप तो खुद बिजनेसमैन भी हैं जी। प्राइवेटाइजेशन कितना उचित है सरकारी? प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा विषय है। प्राइवेटाइजेशन कुछ चीज़ों का बहुत अनिवार्य है, उसका करना भी चाहिए, कुछ चीज़ों का नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही बातें हैं। अगर आप इन स्पेसिफिक किसी उसमें जाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन की दिशा में आप ट्रेन्स सरकार के पास है, अगर आप बसेस देखिए सरकार के साथ प्राइवेट भी चल रही हैं। तो ये कुछ ऐसे जहाँ पे आपको दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री वे में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अरे सर, तो यहाँ तो ये है कि बीएसएनएल अपने कर्मचारियों को इतना बढ़िया सुविधा देता है जी, इतनी अच्छी तनख्वाह देता है, लेकिन नहीं, बीएसएनएल की सर्विस बेकार है। जियो और प्राइवेट सर्विस जा रहे। तो अब आप चलिए एक चीज़ और आपको मैं बताऊँ। मेरे चाचा जी IAS थे, रिटायर हो गए 2014 में IAS थे, 16-17 में रिटायर हुए। उनसे हमने पूछा था कि क्या व्यवस्था में बदलाव आपको दिखाई पड़ रहा है पहले और अभी की सरकार में। उन्होंने बोला अब हम लोग को ऑफिस एकदम समय पे पहुंचना पड़ता है और समय खत्म होने के पहले हम लोग जाते नहीं हैं। मैंने बोला कोई आपको दंडित तो कर नहीं सकता, आप लोग तो सीनियर लोग हैं। लेकिन उनका कहते कि नहीं, एक वातावरण ऐसा पैदा कर दिया गया है और ये अच्छी बात है। तो कहने का पर्याय मेरा ये है कि प्राइवेटाइजेशन हो चाहे सरकारी हो, अगर सिस्टम एकदम तंदुरुस्त रहेगा, अच्छे से चलेगा, तो उसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा। अब सोचिए, अच्छा हाँ, एक देश और एक चुनाव आजकल बड़ा मुद्दा उठा है। भारत और इंडिया, दो मुद्दे ज़्यादा हुए हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा जी। ये भारत इंडिया पहले भी कहा जाता था, तब लगा नहीं लगा कि गुलामी का प्रतीक है इंडिया, और आज तो सब नए नए ज्ञानी हो गए हैं कि इंडिया गुलामी की प्रतीक है। आप कितना चाहते हैं? अब हमारी सहमति तो जब हम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का भी हम स्टेटमेंट सुन रहे थे पेरिस से, तो उन्होंने बहुत तिरछी मुस्कान के साथ बोला, किसी पत्रकार ने पूछा या बच्चे ने वहाँ स्टूडेंट काउंसिल में बैठे थे पूछा कि इंडिया नाम अभी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बोले अब वो भारत पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम लोग अपने नाम में भारत भी डाल लेंगे। तो ये तर्क वितर्क कुतर्क वाली बातें हैं। सत्यता ये है, भारत हमारा नाम है। राहुल गांधी जी ने इस इंटरव्यू में ये भी बोला कि भारत इस बात से, मौजूदा सरकार भारत की इस बात से असहज है, इस बात को अस्वीकार करना चाहती है कि कभी ब्रिटिश ने भारत पर राज किया और हमने उनको हटाया, तो इसलिए शायद इंडिया शब्द से परहेज कर रहा है, ऐसा उनका कहने का। ऐसा है क्या? तो राहुल गांधी जी का जो ये बयान था उसको मैं जब सोचने लगा तो फिर कुछ चीज़ें दिमाग में आई कि मोतीलाल नेहरू जी थे प्रयागराज से, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी हो गई, फिर उनकी शादी हो गई फिरोज खान जी से, वो जो कि पारसी थे। तो नहीं, अरे इसी उदाहरण में तो आपका उत्तर छुपा है। बताइए। तो फिरोज खान पिताजी का नाम, फिर उनके पुत्र राजीव जी जब हुए तो शायद पिताजी का नाम लेना चाहिए था, लेकिन वो माताजी का नाम लेकर के आगे चले। तो ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने भी एक नाम को इन्हीं कारणों से छोड़ दिया और नेहरू और गांधी इसमें आ गए। बताइए कि इंडिया भारत दोनों एक है कि भारत का नाम भारत ही नहीं तो इंडिया गुलामी का प्रतीक है? आपको शुरुआत तो क्या ऐसा कुछ प्रस्ताव है? हाँ, ऐसा कोई प्रस्ताव होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। चुनावी विश्लेषण है क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ प्रपोर्शन समय पर उठा हुआ मुद्दा है। हाँ, जैसे जिसकी कोई उपयोगिता बहुत है, जिसका हमें लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इसका परिणाम भी निकलने वाला है, क्योंकि भारत हमारा नाम हमेशा रहेगा। इंडिया हमारा है, वो इनका नाम I.N.D.I.A है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, वो उनका निर्णय है, जो नाम रखना वो रख सकते हैं। बताइए भाषा वालों कितनी दिक्कत हो रही है, I.In.I. मतलब डाट लगाना पड़ रहा है बोलने में। मनोज डाल के क्या बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि डर लगता है। मनोज भाई, इसका तो फुल फॉर्म हमें तो लगता है इन लोगों को भी नहीं पता होगा। पता है? चलिए, हो सकता है फिर अच्छी बात है, पता है तो मेरी शुभकामनाएं हैं। एक देश एक चुनाव पर उसके बाद तो क्या राय है? तो इसको तय करने के लिए व्यक्तिगत तौर पे मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से इससे बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि कम होते हैं।
समय बचता है। ये कोई भी चुनाव जब होता है उसमें सारा प्रशासन, शहर, एक दिन की छुट्टी हम लोगों के लिए क्या है, जो लोग वोट करने जाते हैं उनके लिए एक दिन की छुट्टी के बाद में पूरा पीछे से आप देखिए तो खर्चा, सिस्टम, व्यवस्था, बहुत से काम ढीले छोड़ दिए जाते हैं। पैसा बचेगा और समय बचेगा, दोनों बचेगा, और वो जो पैसा और समय बचेगा ना मनोज भाई, वो कहीं हमारे बेहतर राष्ट्र के निर्माण में उपयोग होगा। तब तो तमाम चीजें खत्म करनी पड़ेगी, पंचायत चुनाव को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो पंचायत चुनाव हो अब गया, ये नहीं आपने मेरे पंचायत चुनाव हो गया, निकाय चुनाव हो गया, तो विधानसभा हो गया, इन्हीं सब लोकसभा चीजों को न्याय उचित और नियम उचित तरीके से कमेटी बनेगी, लोकसभा में, राज्यसभा में इसका अलग अलग स्तर पे इसका विवेचना होगी, तब ये निर्णय लिया जाए। आपने मोटे तौर पे मेरी राय पूछी, मेरी राय ये कि ये देखने में तो ठीक लग रहा है जी। और अभी तो कब बनी है रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति जी जी जी, उनकी अध्यक्षता में बना है, बिल्कुल। अच्छा सर, आप तो, हम लोगों ने तो देश की राजनीति पर बात कर ही लिया जी। आते हैं केपी ट्रस्ट की राजनीति पर, केपी पाठशाला की राजनीति पर। जी। आपके पिताजी ने भी केपी ट्रस्ट का इलेक्शन लड़ा था 2013 में जी जी, मैंने उनका रिपोर्टिंग भी किया जी, मुझे याद है। और केपी ट्रस्ट के इलेक्शन में आपका क्या इंटरेस्ट? तो केपी ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जिसको जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम बेहतर तरीके से इसको संचालित कर सकते हैं। ट्रस्ट के अपने एसेट्स हैं, उसकी जिम्मेदारियां हैं, 150 साल पुरानी ट्रस्ट है। तमाम शिक्षण संस्थाएं इसी अध्यक्ष और इसी कार्यकारिणी के ऊपर निर्धारित होती है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि इसको हम बेहतर तरीके से चला सकते हैं वो इसमें आगे आता है। चूँकि कायस्थ समाज से ट्रस्ट बनाई गई है तो कायस्थ समाज के लोग आते हैं। इस बार डॉक्टर सुशील सिन्हा और राघवेंद्र नाथ जी ये दो लोग लड़ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। वो मतलब राघवेंद्र नाथ जी का फाइनल हो चुका है, वही लड़ेंगे। अब कोई लिखा पढ़ी में तो नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है उससे तो यही समझ। सिन्हा जी के बारे में, सुशील सिन्हा जी को भी अखबार में पढ़ा मैं हमने। ये जानना चाह रहा था कि क्या केपी पाठशाला जिस उद्देश्य से बना था जी, क्या वो उद्देश्य पूरा कर पाया? इतना पुराना संस्थान, देयर इज नो एनी यूनिवर्सिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम टू देयर इज लॉट ऑफ रूम टू क्रिएट बेटर सिस्टम। इम्प्रूवमेंट की अभी इसमें अपॉर्चुनिटी है, जो होनी चाहिए। होनी चाहिए, मतलब हो नहीं पाया। अब सोचिए, नहीं, एक सेकंड, हाँ। हो नहीं पाया से मतलब ये नहीं है कि प्रयास नहीं हुआ, हो नहीं पाया से मतलब ये है कि अभी संभावना है। अब जैसे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, कम से कम तमाम चीजें हो सकती थी। देखिए भी होना चाहिए, देखिए हाँ बिल्कुल होना चाहिए था। व्यवसायिक संस्था नहीं, तो नहीं लगता कि व्यवसायिक संस्था ऐसे तो हम इसको नहीं देखते, व्यवसायिक मॉल संस्था बन गए हैं, तमाम जो है इनके यहाँ वो सोसाइटी बन गए हैं। सबसे बड़ी एजुकेशन ट्रस्ट है मनोज भाई, इसको आप व्यवसाय से कैसे जोड़ सकते हैं? भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन ट्रस्ट है। तो देखिए अब आप जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, आप उसको जिस पर्याय में देखना चाहते हैं, कुछ चीज़ें जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी भी देयर इज लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं है कि जो अभी मौजूदा व्यवस्था है एकदम बेस्ट है, लेकिन यहाँ एक चुस्ती की आवश्यकता है जो कि हमें समय के साथ ऐसा लगता आया है कि अब ये जो नए वापस अभी रघुवीर नाथ जी और डॉक्टर सुशील सिन्हा या कोई अन्य जो भी इसमें जो भी इसका अध्यक्ष बनेगा, हम लोग की कायस्थ के तौर पर यह अपेक्षा रहती है कि वो बेहतर से बेहतर काम करे। मात्र इसी की बात नहीं है, इसमें ट्रस्टीशिप की बात करूँ तो मतलब मेंबर बनने के लिए बाई बर्थ कास्ट अगर कोई है तो उसको जो है इसका वोटर होना चाहिए। आप इलाहाबाद की बात करें तो लाखों की संख्या में कास्ट वोटर हैं जो सब विधानसभा और लोकसभा में अपना वोट कास्ट करते हैं, नगर निगम में अपना वोट कास्ट करते हैं, लेकिन मात्र लगभग 29-30,000 टोटल जो है केपी ट्रस्ट के वोटर हैं और सबसे ज्यादा 18-19,000 जो खाली इलाहाबाद में है, 32,000 वोटर हैं। देखिए ये सरकारी संस्था नहीं है, ट्रस्ट है, प्राइवेट है, तो हर कोई तो वोट नहीं करेगा। हालांकि मैं कायस्थ की बात, हाँ मैं भी कायस्थ की बात कर रहा हूँ, कायस्थ परिवार की बात, मैं भी कायस्थ परिवार की बात कर रहा हूँ। मेरा भी जो अगले अध्यक्ष हैं उनसे मेरा यही आह्वान रहेगा कि जितनी, क्योंकि प्रयागराज में हमारी, आप शायद इस बात को और पुष्टि कर सकें, हमारी जानकारी से करीबन 3.5 लाख से ज़्यादा कायस्थ वोटर बिल्कुल हैं। तो अगर 3.5 लाख से ज़्यादा कायस्थ, हमने इस बात को रखा भी अलग अलग पटल पे कि 32,000 सदस्य, वो भी ऐसा कि पूरे विश्व से 32,000, ये बहुत ही छोटा अनुपात है। इस विषय में चर्चा चल रही है। निश्चित देखिए जो भी अध्यक्ष बनेगा इस दिशा में, और इस बारे में पुनः मैं आपको 1 साल बाद इंटरव्यू भी देने को तैयार हूँ, जो भी अध्यक्ष बनेगा, दोनों से हमने इस बात को रखा है कि आप लोग प्रयास करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अध्यक्ष, ज़्यादा से ज़्यादा इसके सदस्य बढ़ाइए।
अच्छा, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि ये सवाल सही नहीं होगा जी। आपको क्या लगता है जो भी अध्यक्ष बनेगा केपी ट्रस्ट का इस बार, जी, जो भी बनेगा जी, वो कायस्थ पाठशाला म्यूनिसिपैलिटी के सपनों को पूरा करेगा? देखिए वो इतना तन मन धन लगा के सब लोग लड़ते हैं, उसका पर्पस तो ये इसमें तो मेरा एक सवाल रह गया, जिसमें बताया आखिर ये तो एक सामाजिक चुनाव है, समाज के उत्थान के लिए काम करना होता है जी, और कायस्थ पाठशाला के वो हैं अवयव हैं जहाँ से धन आता है। इसमें चुनाव में लोग 50 लाख 70 लाख 80 लाख रुपया जो खर्च करते हैं, उसकी रिकवरी कैसे होगी? इसकी आधी को तो 2 लाख 4 लाख भी लोग देंगे। इसकी आधी देखिए खर्चे किस चीज में, तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग ने पिताजी को उसमें लड़ा था, लेकिन ये जो आपने फिगर बोला इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि होगी नहीं। 32,000 वोटर हैं उस समय जब पिताजी लड़े तब और कम थे, आज के उसमें बात करें 32,000 वोटर हैं। हर कोई प्रयास करेगा जो भी लड़े, कार्यकारिणी भी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास उसका नाम पहुंचे। हर किसी को तो आप जानते नहीं, आप इतने बड़े इतना आप जो भी काम कर लीजिए तो राष्ट्रीय स्तर का ये चुनाव राजनीतिक चुनाव तो है नहीं। हर कोई चाहता है कि गांव का एक गांव है, वहाँ पे मान ली 2,500 लोग की आबादी है, वहाँ पे 250 कायस्थ हैं, उसमें 25 वोटर हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो अब उसके पास पहुँचने के लिए, उस 25 के पास पहुँचने के लिए आपको साधन प्रसाधन ये सब लगेगा, तो खर्चा उस दिशा में होता है। 50 लाख 1.5 करोड़ ये सब ऐसे फिगर है मनोज भाई कि इसको तो कुछ भी बोली वो कौवा कान लेने वाली बात है। आप जेब में हाथ डाल आधिकारिक पुष्टि कैसे करेंगे इसकी? हमारे पास जो टास्क होता है इस चुनाव में, क्योंकि अलग है, ये ऐसा नहीं कि आपने अखबार में दे दिया सबके पास चला गया। आपका ये है कि ये चुनाव जो है कमाई के लिए नहीं होता है, समाज सेवा के लिए होता है, इसलिए खर्चों पर ध्यान दें। केपी ट्रस्ट पूरी ट्रस्ट बनी ही इसलिए है कि समाज हित में काम करे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए हम लोग वापस जो है राजनीति पे बात करते हैं। कुछ श्रीवास्तव जी बीजेपी के नेता हैं, आगे क्या आपको इच्छा है चुनाव लड़ने की बस? अगर भारतीय जनता पार्टी हमें दरी बिछाने का भी कार्य देती है तो कुछ सोच समझ के देगी, और हम लोग अगर उसको करेंगे, क्योंकि देखिए हर स्तर का काम होता है। अपने घर में कोविड ने हमको सिखाया, मैं लिखित दे सकता हूँ, आपने भी अपने घर में झाड़ू लगाई होगी, बर्तन साफ किए होंगे, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो भी आपको बोलती है। मेरे दोस्तों जी कुछ जी का मैं सोचता हूँ कि आपके पिताजी से मेरे संबंध रहे, आपसे भी आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। आई वांट सी यू इन इलेक्शन, in which election you are doing to your preparation for Lok Sabha और विधानसभा? अरे मनोज भाई इसका ही उत्तर तो मैं आपको दे रहा हूँ, निर्दलीय नहीं लड़ना है ना। भारतीय जनता पार्टी जो आपके हिसाब से उपयुक्त दायित्व, चाहे वो संगठनात्मक रूप में हो चाहे चुनावी पृष्ठभूमि में हो, जहां पे वो खड़ा कर देगी, हम लोग तो वहां जम के ताल ठोक के खड़े हो जाएंगे। नहीं, अभी कुछ लोगों ने पोस्टर और होर्डिंग बैनर लगाया था कि कायस्थों को सम्मान नहीं मिल रहा है, कायस्थों को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो लगता है ऐसा है क्या? आप एमएलसी कायस्थ हैं, एक विधायक कायस्थ हैं, मंत्री शायद कोई नहीं। हाँ, मैंने भी देखा था ये होर्डिंग, तो अब हर चीज़ों से तो आप सहमत नहीं हो। जिसने लगाया उनसे इस विषय में पूछेंगे तो बताएंगे वो क्यों, उनकी कोई महत्वाकांक्षा होगी जो शायद पूरी ना हो। आपको लगता है कि ऐसा? अब अनुपात में देखिए तो प्रयागराज में ऐसा नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे आप तो कायस्थ परिवार की राजनीति करते, क्या कायस्थ परिवार को किसी एक ही पार्टी में बन के रहना चाहिए? क्यों? फिर से देखिए, अभी मैंने आपसे कहा 99.99999% लोग मतदाता होते हैं, 0.00001% लोग कार्यकर्ता होते हैं। जो मतदाता है उसका भारतीय जनता पार्टी पर अटूट विश्वास है। कार्यकर्ता जो है वो, अब आप सोचिए 0.0 जो है, इसमें से अलग अलग पार्टी के हैं, इसमें अलग अलग जाति के हैं, तो अब वो कुछ लोगों का क्या महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो रही है कि नहीं, वो एक विषय है जिसको लेके थोड़ा सा समस्या उन लोगों को रहती है। आप मतदाता के रूप में वोट नहीं देते हैं। जी, ज्ञान गुणसागर, आप अक्सर चर्चा का पाठ करवाते हैं। जी जी जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ इतनी आस्था आपकी कैसे बनी? तो मनोज भाई व्यक्तिगत जीवन में जो हम लोग के घटा उससे आप ऐसा नहीं, आपको पता नहीं है। देवता है, शंकर भगवान है,
है, तो काली माता है। नहीं, अच्छा, तो अगर ये आपका प्रश्न खाली है, बजरंगबली क्यों? ये हम लोग मूलतः सुल्तानपुर से आते हैं। सुल्तानपुर में परमानपुर हमारा गांव पड़ता है, करीब 40 किलोमीटर हाँ, दूर। फैजाबाद के जी जी जी। तो हमारे गांव के बगल में बजरंगबली का एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, तो उसका हम लोग शुरू से पूजा करते हैं, तो वो परिवार में चलता आया है। मतलब हमारी बड़ी दादी, जी 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 जी, तो बजरंगबली अब वो हर तरीके से हमारे हर सुख दुख में खड़े रहे। कहा भी जाता है कि बजरंगबली के अगर सच्चे मन से आप याद करें तो काम है। बिल्कुल। चलिए, बजरंगबली आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, राजनीति में आप आगे बढ़े, आपने उनको सर्व। जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता तुष श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि आज राजनीति में धर्म पर बात करना एक फैशन हो गया है। स्टालिन हो या राहुल गांधी हो, किसी को किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार कोई नहीं देता है। आगे आपने बताया कि केपी ट्रस्ट का जो भी अध्यक्ष होगा वो अच्छा काम करेगा और काली प्रसाद जो सपना था उसको जो है वो पूरा करने की कोशिश करेगा। साथ में बजरंगबली की भूमिका पर भी आपने बातचीत किया। आगे भी हम कुछ श्रीवास्तव की बातचीत करते रहेंगे। ऐसे ऊर्जावान नेताओं की समाज की जरूरत है। देखते रहिए।